द सैटेनिक वर्सेस भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी की वो किताब जो अब दिल्ली की इकलौती दुकान बाहरी सन्स बुक सेलर्स पर बिकनी शुरू हो गई है। इसे लेकर बुक शॉप वालों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, किताब की तारीफ की, इसके विषय को साहसिक, अभूतपूर्व और उत्तेजक बताया। साथ ही इसके प्रकाशन के बाद पैदा तीखे वैश्विक विवाद का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था और कला पर बहस आज तक जारी है। किताब को अमेरिकी पब्लिकेशन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया। पब्लिशिंग हाउस से जुड़ी मानसी सुब्रमण्यम ने जब प्रतिबंध खत्म हुआ तो कहा कि भाषा में वो साहस है कि वो किसी भी विचार को समझे, उसे बोले और फिर उसे सच करने की क्षमता रखे। अब ये किताब जब भारत में बिक रही है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। सबको याद आ रही है वो तारीख 5 अक्टूबर 1988, जब राजीव गांधी सरकार ने कस्टम्स ऑर्डर के तहत सलमान रुश्दी की इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि किताब पर नहीं, लेकिन उसके आयात पर पाबंदी लगाई गई है। जाहिर है, आयात पर बैन का सीधा मतलब क्या है कि जब किताब आएगी ही नहीं तो कोई इसे बेचेगा कैसे या फिर इसे पढ़ेगा कैसे, क्योंकि किताब के प्रकाशक एक अमेरिकी कंपनी है। हमारे आपके मन में ख्याल आएगा कि जिस किताब पर करीब 4 दशक से बैन लगा था, वो अचानक ही हट कैसे गया? तो यह अचानक नहीं हटा, बल्कि इसकी एक मुकम्मल कहानी है। 5 साल पहले यानी 2019 में संदीपन खान नाम के एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें द सैटेनिक वर्सेस के आयात पर लगी पाबंदी हटाने की अपील की गई। अदालत में करीब 5 साल सुनवाई चली और इसी साल 5 नवंबर को आखिरकार फैसला आया, जिसका 5वां और 6ठा पैरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसको सुन के आप समझ पाएंगे कि यह बैन आखिर हटा कैसे। फैसले के मुताबिक जिन भी लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, उनमें से कोई भी कस्टम्स एक्ट के तहत वो अधिसूचना को नहीं पेश कर सका जिसके जरिए सैटेनिक वर्सेस के आयात पर पाबंदी लगाई गई थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अगर आप प्रतिबंध की अधिसूचना ही नहीं पेश कर पाए हैं तो हम ये मानने को मजबूर हैं कि ऐसी कोई अधिसूचना मौजूद ही नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब ऐसी कोई अधिसूचना एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर तो ऐसा माना जाए कि फिर बैन भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश में अंत में लिखा कि ऐसी सूरत में याचिकाकर्ता किताब को हासिल करने का अब कानूनन हकदार है। द सैटेनिक वर्सेस किताब पढ़ने के लिए कानूनी जंग लड़ने वाले संदीपन खान और उनके वकील से हमने फोन पर बात की, ये जानने की कोशिश की आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज एक किताब हासिल करने के लिए उन्हें अदालत तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आरटीआई से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या रीजन है प्रतिबंध का, वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड बहुत पुराना है, इसलिए अभी मिला नहीं। इसमें जो लेखक हैं उनके किताब बुकर प्राइज विनर है, ऐसे कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है। मेरा एज ए सिटीजन में आई हैव एक्सरसाइज्ड माय राइट एंड एक्सरसाइज्ड माय राइट टू गेट जस्टिस। कोर्ट से हमारा यही विनती था कि ये बैन हमारे संविधान के अनुसार है या नहीं, इस पे कोर्ट अपनी राय दे। हाउएवर कोर्ट के सामने ये जो बैनिंग ऑर्डर था, जो कस्टम्स का नोटिफिकेशन था, वो गवर्नमेंट के तरफ से और कस्टम्स डिपार्टमेंट के तरफ से वो रख नहीं पाए, तो बहुत दिन तक मामला चला। फाइनली जब कोर्ट के सामने उन्होंने ये बोला कि ये कस्टम्स नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ने ये रिकॉर्ड करते हुए मैटर को डिस्पोज ऑफ करा और कहा कि जो कस्टम्स नोटिफिकेशन है ही नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या वो संवैधानिक है या नहीं है, इस विषय में कोर्ट घुस नहीं सकती। याचिकाकर्ता की दलील बहुत ही सरल थी। उन्होंने कहा कि मेरा हक है एक भारतीय नागरिक होते हुए
कि मैं किताब पढ़ सकूं या फिर कम से कम ये जान सकूं कि इस पर बैन लगा क्यों है। उन्होंने आरटीआई का सहारा लिया, आरटीआई से उनको जवाब नहीं मिला, तो फिर वो मजबूर हुए कि वो कोर्ट के सामने गए। उन्होंने कहा कि ये बैन मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूं, और आखिर अदालत का फैसला उनके हक में गया। अब याचिकाकर्ता संदीपन खान इस वक्त कोलकाता में मौजूद है। उन्होंने अपने वकील के जरिए दिल्ली की दुकान से अपने लिए किताब खरीदी है, क्योंकि अभी भी अदालत के आदेश के बावजूद बहुत ज्यादा ऐसी दुकान नहीं है जहां ये किताब को रखा गया है। इनकी संख्या अभी भी बेहद सीमित है। ऐसे में दिल्ली की उस बुक शॉप में जाकर के हमने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की, वो क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में, इस पर लगे बैन के बारे में और इसके इतिहास के बारे में। मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये 1988 से बुक बैन थी इंडिया में और मेरे को काफ़ी टाइम से पढ़ने का मन था। सलमान रुश्दी जो उनसे वर्ल्ड फेमस आदमी है, वो रिलीजन को और सारे कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब 36 साल के बाद अगर बैन हटा है तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा गलत लिखा था, तो विचार को विचार से ही काटा जाना चाहिए था। सैटेनिक वर्सेस के ऊपर से जो रोक हटने की बात हो रही है, इसको पर पूरी तरीके से बैन लगा रहना चाहिए। पूरे 36 साल बाद भारत में सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की बिक्री शुरू हो चुकी है। किताब सिर्फ एक ही दुकान में मिल रही है। दुकान का नाम है बहरी सन्स बुक शॉप, जो दिल्ली के खान मार्केट में है। चूंकि किताबें लिमिटेड हैं और दुकानदार के मुताबिक खरीदार अनलिमिटेड, ऐसे में क्रिसमस की छुट्टी की परवाह किए बगैर इस किताब को खरीदने की होड़ मची है। इप्शिता दिल्ली के पास गुरुग्राम में रहती हैं। चूंकि द सैटेनिक वर्सेस सिर्फ इस इकलौती दुकान में मिल रही है, दाम भी करीब 2000 रुपए है। बावजूद इसके इप्शिता अपने पापा के साथ 1.5 घंटे गाड़ी चलाकर गुरुग्राम से दिल्ली के खान मार्केट पहुंची ताकि सलमान रश्दी की इस 36 साल पुरानी बुक की एक कॉपी खरीद सके। उस टाइम पे इतना हिंदू मुस्लिम की टेंशन्स थी, तो उस रीज़न की वजह से बुक बैन हुई थी। बट जैसे जैसे टेंशन्स कम हुई हैं ओवर द इयर्स, बुक को अनबैन नहीं किया था। तो आई थिंक आज के ज़माने में जब लोग इतनी बुक्स पढ़ते हैं और इतनी डाइवर्सिटी है, तो आज के ज़माने में बुक्स बैन तो नहीं होनी चाहिए। छुट्टी वाले दिन दिल्ली वाले घूमना फिरना पसंद करते हैं, लेकिन गुलाटी साहब सुबह सुबह किताब की इस दुकान पर पहुंच गए और फौरन ये किताब उठाई, काउंटर पर पैसे चुकाए और बाहर निकल पड़े। हमने पूछा कि किताब खरीदने की वजह, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। सलमान रुश्दी जो उनसे वर्ल्ड फेमस आदमी है, वो रिलीजन को और सारे कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए इनकी किताब जो उनसी है वो बहुत अच्छी है। इन्होंने अपनी किताब में वर्ल्ड को यूनाइट करने का एक काम किया है। डॉक्टर प्रेरणा मल्होत्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी यहाँ से सलमान रश्दी की इस किताब की एक प्रति खरीदी है। 1988 में इस पर बैन क्यों लगा, अब क्यों हटा, इस पर उनका भी नजरिया सुन लीजिए। अब 36 साल के बाद अगर बैन हटा है तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा गलत लिखा था, तो विचार को विचार से ही काटा जाना चाहिए था, बजाय इसके कि किताब इंपोर्ट नहीं हो सकती, किताब को नहीं बेचा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता। विचार सबके अपने अपने हैं, हर विचार का सम्मान होना है। उस विचार का भी जिन्होंने इस किताब का विरोध किया, जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। सम्मान उस विचार का भी जो ये किताब बरसों से पढ़ने की बाट जो रहे थे। और सबसे बड़ा सम्मान अदालत के उस फैसले का, जिसके मुताबिक अब ये किताब बिकनी शुरू हो गई है। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष। चलिए, आप लोग ये किताब पढ़ तो सकते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये आज भी बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं जानते कि आखिर इस किताब पर बैन लगा ही क्यों। इसके लिए आपको आज से करीब 40 साल पहले की वो कहानी और वो राजनीति संक्षेप में समझनी पड़ेगी, जिसकी वजह से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने इस पर बैन लगाया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं।
लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस फैसले का विरोध किया तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम लेकर वो आए और इसके तहत संसद के जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस वक्त का माहौल क्या था, क्यों ऐसा राजनीतिक पृष्ठभूमि बनी जिसके चलते ये बैन लगाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, शाहबानो का जो फैसला सरकार ने लिया, इसका हिंदूवादी संगठनों ने फिर पुरजोर विरोध किया। ऐसे में राजीव गांधी सरकार में संतुलन बनाने के मकसद से फिर 1986 में अयोध्या में विवादित राम मंदिर का ताला खोल दिया। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन का उभार भी शुरू हो गया। इसके बाद बात करते हैं 1988 की। उस साल सलमान रश्दी अपनी किताब लेकर के आए द सैटेनिक वर्सेस। देश में उस वक्त जबरदस्त ध्रुवीकरण का माहौल था। राम मंदिर आंदोलन अपने ऊंचाई पे पहुंच चुका था। इस पर सैटेनिक वर्सेस को लेकर के दुनिया भर के मुस्लिम नेताओं ने और हमारे देश में भी मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताना, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध की चिंगारी भारत में फैल गई तो उसी साल 5 अक्टूबर को राजीव सरकार ने कस्टम्स ऑर्डर के जरिए किताब के आयात पर पाबंदी लगा दी, जिस पर आगे चलकर राजीव सरकार में ही गृह राज्य मंत्री रहे पी चिदम्बरम और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपना ऐतराज जताया था। पर ऐसा क्या जरूरत पड़ी राजीव गांधी को कि उन्हें एक किताब नागवार गुजरी, कि उन्हें एक किताब पर प्रतिबंध लगाना पड़ा? इसकी असली वजह क्या थी? इस पर देश के दिग्गज पत्रकार कंचन गुप्ता और प्रभु चावला की क्या राय है, सुनिए। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनको यह श्रेय जाता है कि पूरे पृथ्वी में, पूरे दुनिया में भारत पहला देश था जो इस किताब को पढ़े बिना, जो इस किताब के बारे जाने बिना, जो इस किताब की एक भी प्रति बेचे बिना इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इसके सेल पर, इसके इंपोर्ट पर। सैटेनिक वर्स ने उसने किताब लिखी, वो लोग कहते हैं काल्पनिक थी, उन्होंने व्यंग किया हमारे पैगंबर साहब के ऊपर, और ये एक इंटरप्रिटेटिव है, क्योंकि क्या है कि इवन इस्लाम की काफ़ी इंटरप्रिटेशन होती हैं। कई बार हमारे लगता है जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट लोग हैं उनको इस्लाम को अपनी तरफ से देखते हैं, जो लिबरल मुस्लिम है उसको अलग तरफ से देखते हैं, तो अपने सलमान रश्दी साहब लिबरल मुस्लिम कहे जाते हैं। कोर्ट में केस थी, सरकार को बताया गया कि आप यहाँ पर कागज दाखिल करें कि ये जिस पर जो इंपोर्ट की बैन लगी थी, इसकी आयात पर जो बैन लगी थी, वो उसका कागज हमें दिखाएं, और वो कागज नहीं मिला। अब अगर हम लोग इसके बारे में सोचें तो ये बड़ा इसकी एक संभावना है कि कभी भी कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी, और सरकार ने ऐसा ही एक राजीव गांधी सरकार ने फरमान इशू कर दिया था कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसको नहीं, ना ही आप इसकी आयात कर सकते हैं, ना ही इसे आप बेच सकते हैं। तो भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बन रहा था कि जैसे राजीव गांधी मुस्लिम्स को खुश करना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। इसलिए ये ज़रूरी था 1988 के अंदर, जबकि उनके अंदर बोफोर्स के आरोप भी लगने शुरू हो गए थे, बाकी करप्शन के चार्जेस लगने शुरू हो गए थे, तो डाइवर्शन के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस किताब को बैन करना और मुस्लिम जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इंडिया के अंदर एग्री है उनको खुश करने के लिए ये बैन लगाया गया था। जिस राजनीति के चलते उनकी किताब पर बैन लगा, उसका सबसे कड़ा जवाब खुद सलमान रश्दी ने दिया। उन्होंने 19 अक्टूबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम एक ओपन लेटर यानी कि खुला खत लिखा। क्या लिखा था इस खत में? उन्होंने कहा, प्रिय राजीव गांधी, 5 अक्टूबर को भारतीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत मेरी किताब सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। दुनिया भर में कई लोगों को यह अजीब लगेगा कि ये वित्त मंत्रालय है जिसे यह तय करने का अधिकार है कि भारतीय पाठक क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं, लेकिन इसे जाने दीजिए, क्योंकि प्रतिबंध की अधिसूचना के अंत में एक और अजीब बयान भी सामने आया है। मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, ऐसा उन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी में। फिर सलमान रश्दी इसके आगे कहते हैं, इस प्रेस ट्रस्ट की रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रतिबंध से रश्दी के काम की साहित्यिक और कलात्मक योग्यता में कोई कमी नहीं आई है, जिस पर मैं केवल उत्तर दे सकता हूं, अच्छी समीक्षा के लिए धन्यवाद। उन्होंने खत के आखिर में बिना पढ़े किताब का विरोध करने वाले उस वक्त के सांसदों का भी जिक्र किया है।
वो लिखते हैं, आप जानते हैं कि शहाबुद्दीन खुर्शीद आलम खान और उनके सहयोगियों को वास्तव में मेरे उपन्यास की कोई परवाह नहीं है। असली मुद्दा मुस्लिम वोट है। मुझे अपनी किताब को राजनीतिक फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर गहरी नाराजगी है। आपके लिए मेरी नाराजगी से ज्यादा जो बात मायने रखनी चाहिए वो ये है कि आप ना केवल अलोकतांत्रिक बल्कि अवसरवादी भी दिख रहे हैं। ये थी वो चिट्ठी जो सलमान रुश्दी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए लिखी राजीव गांधी को। 1988 में रुश्दी की इस किताब पर भारत के अलावा कई और देशों में भी प्रतिबंध लगाया गया, ये बात सच है, लेकिन सबसे पहले लगा भारत के अंदर। और कौन से वो देश है? इनमें शामिल हैं दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, सोमालिया, बांग्लादेश, सूडान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कतर जैसे देश। लेकिन सोचिए, जब कट्टरवाद के सामने घुटने टेकने और बैन ब्रिगेड में शामिल होने की बात आई तो भारत ने खुद को किन देशों के साथ खड़ा पाया? फर्स्ट वर्ल्ड के लोकतांत्रिक देश नहीं, बल्कि सोमालिया, सूडान और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र। इसके साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में इस किताब के खिलाफ तीखे विरोध प्रदर्शन भी हुए। जगह जगह द सैटेनिक वर्सेस की प्रतियां भी जलाई गई। सलमान रुश्दी ने खुद राजीव गांधी को लिखे अपने ओपन लेटर में बताया कि कैसे उनकी किताब पर बैन की असली वजह थी नेताओं और सरकार ने कैसे कट्टरवाद और वोट बैंक की राजनीति के सामने घुटने टेक दिए। और विडंबना यह है कि वही कट्टरवाद दशकों बाद भी सलमान रुश्दी को परेशान करता रहा, उनकी जान का दुश्मन बना रहा। 80 के दशक में ही ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खामेनेई ने सलमान रुश्दी की हत्या का फतवा जारी किया था। ऐसा करने वाले को इनाम देने का ऐलान किया था। ऐसे में सलमान रुश्दी को करीब 10 साल तक छिप करके रहना पड़ा, लेकिन जिसका डर था आखिर वो ही हो गया। और अगस्त 2022 किताब लिखने के 36 साल बाद सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने उनके शरीर पर 12 जगह वार किए। हमले में उनकी गर्दन और पेट समेत अलग अलग अंगों पर 27 सेकंड तक चाकू गोदा गया। इस हमले में रुश्दी की एक आंख की रोशनी तक चली गई। हमलावर की पहचान 24 साल के लेबनानी अमेरिकी हादी माटर के तौर पर सामने आई थी। यानी सोचिए, जब हादी का जन्म हुआ उसके 2 दशक पहले किताब लिखी गई थी। वो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये किताब लिखी गई थी। क्या पता शायद उन्होंने उसको पढ़ा भी ना हो, फिर भी उस फतवे के चलते उन्होंने रुश्दी पर हमला किया। जैसे कि प्रकाशक ने ही कहा है कि कभी कभी शब्द ही सबसे अच्छा प्रतिरोध होते हैं। द सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध को लेकर हो रही राजनीति के बारे में पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है, कैसे ये तुष्टीकरण की या फिर वोट बैंक की राजनीति है। कल्पना कीजिए कि ये कैसे किया गया कि एक अधिसूचना का भी अब पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिस बात पर आज चर्चा की जानी चाहिए वो है ये कि कैसे किताबों, विचारों और कल्पना को एक अघोषित और असंवैधानिक भीड़ के वीटो का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर आज ये किताब बिक रही है तो सबको उसको पढ़ना चाहिए और उस पर चर्चा करनी चाहिए, वो भी जो इसे पसंद करते हैं और खास तौर पर वो जो इससे असहमत है और जो इसे नापसंद करते हैं। और परवाह देश के दूसरे हिस्से में देखिए, समंदर का सिकंदर कैसे बना हिंदुस्तान और कैसे अटल जी की दूरदर्शिता का ये परिणाम हुआ है। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। आज आपको बताएंगे कि कैसे उनकी दूरदर्शिता ने समंदर में भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर और अजेय बनाया है और पड़ोसी पाकिस्तान चाहकर भी इतने सालों से भारत की सबमरीन शक्ति का जवाब तैयार नहीं कर पाया। पहले 1948, उसके बाद 1965, फिर 1971 और 1999। पाकिस्तान ने जब जब चिंगारी का खेल खेला उसके लश्कर जलकर खाक हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान भूलकर भी भारत के साथ युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता।
क्योंकि अटल की दूरदर्शिता की वजह से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर समंदर में भारतीय नौसेना अजय। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 विध्वंसक जहाज, 13 फ्रिगेट, 24 कॉर्वेट, 150 से ज्यादा जंगी जहाज, 300 प्लस एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट और 24 स्वदेशी सबमरीन का निर्माण। ये भारत की वो समुद्र शक्ति है जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। आज वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। लक्ष्य है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। भारतीय नौसेना को अजय और आत्मनिर्भर बनाने का यह सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 24 स्वदेशी सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। आज भारत की स्वदेशी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर में दुश्मन की हर साजिश का अकाट्य जवाब है। जून 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, तब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नौसेना के लिए 2030 तक 24 पनडुब्बियों को स्वदेशी रूप से बनाने और शामिल करने की 30 वर्षीय योजना को मंजूरी दी थी। अटल बिहारी के शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट ने भारतवर्ष को समंदर का सिकंदर बना दिया। आज भारतीय नौसेना के पास 17 डीजल अटैक सबमरीन, एक न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत और एक न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघात है। लेकिन 30 साल की परियोजना के तहत जब P-75I का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब तक भारत के पास 24 सबमरीन और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होंगी। और इसका सिर्फ एक मतलब होगा, भारत का कोई दुश्मन समंदर में साजिश करने के बारे में सोच तक नहीं पाएगा। और यही 100वीं जयंती पर भारतवर्ष की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुछ दिन पहले आईएनएस सुशील युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है और अब जनवरी में भारत की हंटर किलर सबमरीन आईएनएस वागशीर नौसेना में शामिल होने जा रही है। जल्दी ही भारतीय नौसेना को 2 और न्यूक्लियर सबमरीन और मिलने वाली है। ये सभी नई सबमरीन एक ऐसी आधुनिक तकनीक से लैस होगी जिनका कोई उत्तर पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि की वजह से भारत की नौसेना तेजी से विकसित, आत्मनिर्भर और अजेय बनती गई और पाकिस्तान चीन को अपनी जमीन और बंदरगाह नीलाम करने के बाद भी भारतीय नौसेना के मुकाबले कहीं नहीं।
जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य। जो समंदर पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अजय और आत्मनिर्भर नौसेना का जो सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला है। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्त नाबूद करने की तेजी से तैयारी कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यू बना रहा है, नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। कुछ दिन पहले आईएनएस तुशिल युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है और अब कुछ ही दिनों में भारत की हंटर किलर सबमरीन आईएनएस वागशीर नौसेना में शामिल होने जा रही है। आईएनएस वागशीर कलवारी क्लास की छठी सबमरीन है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो बेहद आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। पिछले साल 18 मई से चल रहे इसके समुद्री परीक्षण पूरे होने वाले हैं और जनवरी 2025 में आईएनएस वागशीर नौसेना में शामिल हो सकती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई स्वदेशी सबमरीन बनाई जा रही हैं। इनमें से आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वागवीर लॉन्च हो चुकी हैं। अब कुछ ही दिनों में आईएनएस वागशीर भी नौसेना में शामिल होने जा रही है। लेकिन भारत सिर्फ नई स्वदेशी सबमरीन से ही आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, सबसे आधुनिक तकनीक की बदौलत अजय भी बन रहा है। सबसे खास बात यह है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली सभी नई सबमरीन एयर डिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से ताकत लेकर चलने वाली होंगी। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP वो ताकत है जो भारत की सबमरीन्स को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देशों की सबमरीन से शानदार और घातक बनाती है। AIP से लैस सबमरीन पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। ये ज्यादा खुफिया हो जाती है, इन्हें रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। AIP से लैस पनडुब्बियां दुश्मन को अपने बारे में पता भी नहीं चलने देती और समंदर के भीतर तेजी से मीलों तक बगैर शोर किए चुपचाप चलती हैं, जिसकी वजह से ये और ज्यादा घातक हो जाती हैं। भारत की नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी AIP की ताकत से लैस है। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक वाली पनडुब्बियां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी बनाती हैं, जिससे ये समंदर में शांत लेकिन खूंखार शिकारी बनने जा रही हैं। AIP तकनीक से लैस पनडुब्बी को कई सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आना होगा। पाकिस्तान की किसी भी सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की ताकत नहीं है, इसलिए ना चाहकर भी उन्हें ऑक्सीजन के लिए हर दिन सतह पर लौटना पड़ता है। जिस देश के पास जितनी ज्यादा आधुनिक सबमरीन, उसकी नौसेना उतनी ज्यादा शक्तिशाली। 21वीं सदी में नौसेना की ताकत का यही पैमाना है। भारत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी फैसले के बाद इस ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आधुनिक तकनीक के लिए ग्वादर बंदरगाह तक को बेचने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बागशीर एक साथ कई मिशन कर सकती है, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जमा करना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना या फिर दुश्मन के युद्ध पोत को तबाह कर देना। आईएनएस वागशीर को हर तरह के सबमरीन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस वागशीर की लंबाई करीब 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट की है। आईएनएस वागशीर में सबसे आधुनिक इंजन और 360 बैटरी सेल्स हैं। समुद्र की सतह पर इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से चलेगी। इसकी रेंज सतह पर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है और पानी के अंदर ये 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। वागशीर 50 दिनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है और भारत की सबसे नई सबमरीन इतनी शक्तिशाली है कि 350 फीट की गहराई तक समुद्र के पानी का प्रेशर आराम से झेल सकती है। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस वागशीर में 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगे हैं और ये समुद्र में 30 समुद्री सुरंगें बिछा सकती है। अब देखिए कि भारत की सबमरीन शक्ति से पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है और कैसे चीन ने उसे बड़ा झटका दिया है। 11 मई 1998, पोखरण, राजस्थान। 11 मई 1998 को पोखरण में एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति तो बना दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इससे बड़ा सपना देखा था। सपना भारतवर्ष को न्यूक्लियर ट्राइड देश बनाने का, और यह सपना पूरा हुआ 2016 में। साल 2016 में आईएनएस अरिहंत सबमरीन के नौसेना में शामिल होते ही भारत परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। इसके साथ ही भारत उन न्यूक्लियर ट्राइड देशों में शामिल हो गया जो जमीन, आसमान और सबमरीन से एटम बम ले जा सकने वाली मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। लेकिन भारत से ज्यादा परमाणु बम होने का दावा करने वाला पाकिस्तान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आजकल पाकिस्तान सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता हासिल करने के लिए परेशान है। पाकिस्तान अपने दम पर तो यह क्षमता हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर चीन से परमाणु की सेकेंड स्ट्राइक क्षमता हासिल करना चाहता है। चीन की सेना को ग्वादर पर नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह देने के बदले पाकिस्तान उससे न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहता है। चीन पहले ही ग्वादर को नौसैनिक बेस बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। अब पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर बंदरगाह चाहिए तो परमाणु तकनीक दो। पाकिस्तान की इसी मांग पर चीन भड़क गया है और ग्वादर बंदरगाह को लेकर दोनों के बीच बातचीत रुक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।